जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पीडीएफ को हिंदी और प्राइड करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन वाले जो सीरीज हुए हैं उसको कंटिन्यूअस आप देखते रहिए। यहाँ पे देखिए हमें करना है, गद्य साहित्य में क्वेश्चन है कि निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लेखक है, लेखक के नाम दिए गए और बता रहा है कि इसमें से पूछ ये रहा है कि इसमें से ये बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो ये जो अब्दुल्ला दीवाना है ना, शंकर शेष का नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी मिस्र दे दे। अब्दुल्ला दीवाना जो है ये मिस्र का भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और ये जो है नाटक जो है 1973 में लिखा गया है। बाकी जो झीनी झीनी बीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी चंदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। मैया दास की माड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये भीष्म साहनी जी का है। बाकी अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण का लाल का नाटक है और 1973 ईस्वी में लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण का जो जन्म है 1927 में यूपी के बस्ती जिले में हुआ था। ये जो है समकालीन नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं और बहुत सारे इनके उपन्यास और नाटक हैं। उपन्यास में देखें तो धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, प्रेम अपवित्र नदी 1972, कनॉट पैलेस। तो इन्होंने देखिए दिल्ली के कनॉट पैलेस पे भी उपन्यास लिखा है। किसने? लक्ष्मी नारायण लाल ने 1986 में। बाकी इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी, है ना, और अंधा कुआं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा अब्दुल्ला दीवाना। तो अब्दुल्ला दीवाना के अलावा भी अगर देखें तो अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी। बाकी धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम अपवित्र नदी, कनॉट पैलेस, ये इनके उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या के बारे में कि जो कर्मभूमि उपन्यास है उसमें अछूतोद्धार की समस्या है, यानी अछूत के उद्धार की समस्या है। कायाकल्प जो है ये पारलौकिक समस्या की बात करता है ना। और सेवा सदन जो है वो वेश्याओं की समस्या की बात करता है। और दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पे गबन बात करता है। तो जो गबन है ना, ये उपन्यास इसमें बड़ी समस्या का एक युग में जो दिया है वो गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या उपन्यास और उसमें बड़ी समस्या का सही सुमेलन नहीं है। यहाँ पे जैसे है कि सेवा सदन 1918 में बेस्याओं की समस्याओं को प्रमुख पात्र सुमन और शांता है, जो कि एक तरीके से सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का 1918 में वेश्या की समस्या को उठाता है। कायाकल्प 1926 में है, पारलौकिक पुनर्जन्म की बात करता है। यानी कायाकल्प जो है पारलौकिक या पुनर्जन्म की कथा पर आधारित है कायाकल्प। इसमें चक्रधर अहिल्या करके है, राजनीतिक उपन्यास है। गबन जो है 1933 मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण गबन है। जालपा रामनाथ सामाजिक उपन्यास है। कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि 1932 अछूतोद्धार की समस्या, अमरकांत सकीना राष्ट्रीय उपन्यास। तो सेवा सदन बेस्याओं की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा, गबन मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का कथा और कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रक्वे आख्यान भी कहते हैं? रैक्वे आख्यान। ये देखिए क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद जी का उपन्यास तो है, लेकिन कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसको रैक्वे आख्यान भी कहते हैं? पुनर्नवा, चारूचंद्र, अनाम दास, बाण भट्ट। तो यहाँ पे जो अनाम दास का पोथा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अनाम दास का पोथा उपन्यास है। अनाम दास का पोथा उपन्यास को रैक्वे आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिवेशित जो औपनिषद का युग होता है उसके परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यासों में चारूचंद्र लेख, देखिए चारूचंद्र लेख इनका 1963 है। पुनर्नवा 1973 है। बाण भट्ट की कथा का जो समय है ये 1946 है। सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका।
तो बाणभट्ट भट्टिनी निपुणका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करना है। तो सब मिला के हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अनाम दास का पोथा है, जिसको रैक्वे आख्यान भी कहते हैं, ये रैक्वे आख्यान उपनिषद युग के परिवेश के बारे में बताता है। बाकी इनके बारे में तो अब ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक धरा के हैं ही उपन्यासकार, और ये जितने भी उपन्यास हैं इनके चारूचंद्र 1963, पुनर्नवा 73, बाणभट्ट 46, है ना। ये बाणभट्ट जो है सबसे पहले तो विशाल भारत में छपा था, ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ भी है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। मैला आंचल, लेखक श्री नरेश मेहता। यह पथ बंधु था, शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है, गली जो है वो आगे मुड़ती है, विवेकी राय। लोक ऋण जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे क्रमशः मिलाना है। तो इसमें आप देखिए कि जो मैला आंचल है, मैला आंचल का समय देखेंगे तो 1954 में मैला आंचल लिखा गया था, किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। यह पथ बंधु था, ये 1962 में लिखा गया है श्री नरेश मेहता के द्वारा। तो मैला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु। यह पथ बंधु था 1962 श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती 1974 शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण 1977 विवेकी राय, है ना। तो मैला आंचल 1954, पथबंधु 1962, गली आगे मुड़ती 1974 और लोक ऋण 1977 विवेकी राय। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो यहाँ पे देखना है विनय और सोफिया। ये जो रंगभूमि है, विनय और सोफिया जो है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि। अब जो है प्रेमचंद जी का जो रंगभूमि है ये 1925 में लिखा गया था, और विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि इसी के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका उपन्यास जो है ऐसा है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र में सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक आदि हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मिलाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग। तो जो मृदुला गर्ग है वो मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी युग में सुमेलित नहीं है। मृदुला गर्ग जो है, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी युग में सुमेलित नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये सही नहीं है। एक जमीन अपनी किसका है? तो एक जमीन अपनी जो है वो चित्रा मुदगल का है, पहली बात। तो ये उपन्यास जो है वो चित्रा मुदगल का है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में आवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्रा मुदगल का। आवा 1999 में है, उपन्यास है। जिनावर, बेईमान, 2.5 गज की ओढ़नी कहानियाँ भी हैं। चित्रा मुदगल के अब तक कितने? तो 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाकी प्रभा खेतान का है अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला का है अग्निपंखी। बाकी मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी जो है वो नहीं है। एक जमीन अपनी ये जो है ये दिया है कि चित्रा मुदगल का है, तो मृदुला गर्ग का नहीं है, ये चित्रा मुदगल का है। ग्लोबल गांव के देवता, तो ये उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। इस उपन्यास में सर्वोच्च लोक यानी देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता में देवलोक किसको कहा गया है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली। तो कथाकार जो है ये कथाकार है रणेंद्र कथाकार का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। वस्तुतः ये आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक जो है, सबसे ऊंचा देवलोक किसको माना गया है? तो ग्लोबल गांव के देवता में न्यूयॉर्क को कहा जाता है, ये सर्वोच्च देवलोक है। यह उपन्यास कब लिखा गया? तो 2009 में प्रकाशित हुआ। और जो ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन, कौन से आदिवासी? असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा उनकी दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म शाहनी, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा से ही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध है उनकी पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास लिखा गया है वो है नीलू, नीलिमा, नीलोफर।
नीलू, नीलिमा, नीलोफर। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 है। भीष्म साहनी के द्वारा जो है झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, ये सभी रचनाएं रची गई हैं। एक ही कथानायक चेतन, एक ही कथानायक है, कथा का नायक चेतन है, और जो कथानायक चेतन है वो उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। इनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो चेतन ये बताया जा रहा है कि जो उपेंद्रनाथ दास के इनके कई उपन्यास का वो केंद्रीय पात्र है। तो गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील में से किसमें चेतन नहीं है? तो एक ही कथानक में जो चेतन लिखा गया है, चेतन जो उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके उपन्यास में गर्म राख, ये जो गर्म राख है ना, गर्म राख का नायक चेतन नहीं है। गर्म राख उपन्यास का प्रमुख पात्र है जगमोहन। कौन है? जगमोहन है। जबकि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव, इस ठाव के प्रमुख पात्र चेतन है। तो और के तो हैं, जैसे यहाँ पे देखा गया कि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता, यानी दीवार गिर रही है, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव, इस ठाव के प्रमुख पात्र चेतन है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? गुलाब राय का, डॉक्टर नगीन का, गणपति का, बच्चन सिंह का। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में ये कथन बच्चन सिंह का है। ये कथन किसका है? ये कथन बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 को जौनपुर यूपी तथा निधन अप्रैल 2008 को वाराणसी में हुआ। पांचाली, कुंती, लहरे और कागार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ये जो धरती धन्ना अपना है, ये जो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। जगदीश चंद्र कृत जो उपन्यास धरती धन्ना अपना, ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो दलित जीवन है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना, ये धरती धन्ना अपना इनका 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं यादों के पहाड़, यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 73, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, नरक कुंड में वासा 1994। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव। नीचे दिए गए विकल्प हैं, यहाँ पे हमको मैच कराना है। तो सूनी घाटी का सूरज जो है 1957 में है, सूनी घाटी का सूरज, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। तो सूनी घाटी 57 में, मकान 76, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर 98। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? कौन कौन? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र है? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी। तो यहाँ पे जो देवरानी जेठानी है, देखिए यहाँ पे जो पार्वती हैं, सुखदेई हैं, दौलत राम और छोटे पंडित गौरी दत्त, तो इनके द्वारा जो लिखा गया है ये है देवरानी जेठानी की कहानी 1870। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे पंडित गौरी दत्त, इनके द्वारा लिखित उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870। रानी केतकी, इंसान खां, वामा शिक्षक जो लिखा गया है मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, भाग्यवती श्रद्धा राम फिल्लौरी। अब यहाँ पे क्रमशः लाला मदन मोहन, रामकृष्ण बाबू, मंगल, जुबेर और सामने यहाँ पे उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, रामकृष्ण बाबू मैला आंचल, और जो मंगल है ये गोदान में है, जुबेर जो है ये झूठा सच में है, झूठा सच जो है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। विवाहितर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो जो जिंदगी नामा है इसमें जो है 20वीं सदी का जो पहला 15 वर्ष है उसमें जो पंजाब के किसान ग्रामीण उनके जीवन का चित्रण है और साथ ही परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया गया है।
इसमें जो है 20वीं शताब्दी के पहले 15 वर्षों की कहानी है, वहाँ के जीवन चरित्र के बारे में है। साथ ही ये उपन्यास हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत किया है। जिंदगी नामा जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बहुत बड़ा उपन्यास है। इसके आलोचक हैं वो भी प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में कि यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इतिहास की बात जाननी हो, तो वहाँ की दंत कथा, प्रचलित लोकोक्ति तथा 18वीं 19वीं सदी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बंटी उपन्यास जो है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका बंटी है, आपका बंटी 1971 ईस्वी में अपने ढंग का एक अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में जो तलाक की समस्या है एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव है और दंपति के जो दंपति होता है उनके अलगाव के बाद अगर देखें तो मनोवैज्ञानिकता का असर जो बच्चे पे पड़ता है वो आपके बंटी उपन्यास में कथाशिल्प का विषय है। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज, इनका महाभोज जो प्रसिद्ध उपन्यास है 1979 ईस्वी के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास था। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न कुछ सामाजिक था। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका बंटी है, आपका बंटी भी अगर देखें तो मनु भंडारी जी के द्वारा जो रचित ये उपन्यास है अपने आप में श्रेष्ठतम उपन्यास की श्रेणी में आता है। बाकी हम जो इनके द्वारा महाभोज पढ़ते हैं तो महाभोज भी अद्भुत ही है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें होती हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरा महिवलपुर वाली, है ना। और सामने दिया है होरी, यहाँ पे मैच कराना है कि कौन सा कथन कहाँ से। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि क्रमशः जो ये चुनाव के बारे में बात किया गया था, ये राग दरबारी उपन्यास में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा चुनाव का, श्रीलाल शुक्ल का रचना है और काफ़ी आप देखते हैं चुनावी माहौल होता है। तो ये चुनाव महिवलपुर वाली और ये सब ये रुपन बाबू का है। और छोटे से ये जो कहा गया है यहाँ पे कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, ये गोदान का है, होरी ने कहा था ये। और सबसे ताज़ी स्मृति ये जो शेखर एक जीवनी, शेखर शशि के प्रेम की कहानी उसमें है, तो इसमें जो है शेखर एक जीवनी में शेखर के द्वारा कहा गया है। और समूचा जो है आर्यावर्त रक्त कर्दम से, ये जो पुनर्नवा है बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इसमें लोरिक देव का कहना ये है। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? बेलारी, सेमरी। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 सेमरी भी है, बेलारी भी है। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई, जबकि आधा गांव, एक आधा गांव है, ये भी रचना, ये आधा गांव है जो इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है और मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज को। तो यहाँ पे जो गोदान है वहाँ पे बेलारी और सेमरी है। आधा गांव जो है, आधा गांव जो गाजीपुर जिला है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है और मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो कृष्णा सोबती, समय सरगम, ए लड़की, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो ये सब कृष्णा सोबती की रचनाएं दी हैं और पूछा है क्रम से आपको मैच कराना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे 1972। तो मित्रों मरजानी 67 में, सूरजमुखी अंधेरे 72, ए लड़की 91, समय सरगम जो है इनका समय सरगम 2000, 1980 में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 के लिए। तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? जिंदगी नामा। और जिंदगी नामा के लिए ही कृष्णा सोबती को 1979 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो मित्रों मरजानी 67 में, सूरजमुखी अंधेरे 72, ए लड़की 91, समय सरगम 2000। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में चाक, कलमा कबूतरी, झुल्ला नट, इदनम जो है मैत्रेयी पुष्पा, तो इसमें जो चाक है, चाक 1997 में उपन्यास है ये मैत्रेयी पुष्पा ने, जो ब्रज क्षेत्र का जीवन यथार्थ है। तो चाक में उन्होंने क्या चीज़ प्रस्तुत किया है?
चाक 1997 ईस्वी में उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास कौन से हैं? मैत्रेयी पुष्पा के अगर अन्य उपन्यासों की बात करें तो झूला नट 1999 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 में, इदमनम 1994 में, काहे इसुरी फाक 2004, गुनाह बेगुनाह बीजन 63, बेतवा बहती रही स्मृति दंश। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी ही है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास की किन दो पात्रों के बीच है? तो ये देखते हैं कि मेहता जो है मालती से कहते हैं कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 में उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और उस उपन्यास के अन्य पात्र होरी हैं, धनिया है, गोबर, झुनिया, भोला, है ना, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण यानी कर्ज की समस्या को बृहद रूप से अंकित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन तमश उपन्यास का पात्र नहीं है? तो जो तमश उपन्यास है उसमें कौन नहीं है? नत्थू, हयात बख्श, रत्तो, रिचर्ड। तो जो रत्तो है ना, ये रत्तो जो है ये तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस 1973, भीष्म साहनी के तमस 1973 ईस्वी उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी देसराज। तो यहाँ पे ये देखना है कि रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी देसराज ये सभी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? राजकुमारी चंद्र दीक्षित, पत्रलेखा, रीतांबरा, सुचरिता। तो यहाँ पे देखना है जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उपन्यास के पात्र राजकुमारी हैं। ये जो पात्र राजकुमारी हैं बाणभट्ट में अगर देखें तो इनका नाम है चंद्र दीक्षित और सुचरिता। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखा गया है, जिनके अन्य पात्रों में अगर देखें तो बाणभट्ट, निपुणिका न्यूनिया, प्रेम का उदात्तीकरण, हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक। और यहाँ पे दिया है तामस, मानस, कंस, शेखर एक जूनी, धरती धन्ना अपना। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः मिलाना है कि दलित जीवन पे जो आधारित है वो धरती धन्ना अपना, ये जगदीश चंद्र जी का है। दलित जीवन पर आधारित धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र पे। राजनीतिक बोध तमश भीष्म साहनी, जीवनी परक मानस कंस अमृतलाल नागर, आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जूनी अगे। भीष्म साहनी का जो तमश उपन्यास है उसमें राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू, मेहता, हयात बख्श आदि प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस कंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जूनी के पहले भाग को उत्थान कहते हैं। तो जो इनका पहला भाग है उत्थान का प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ था और दूसरा भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ था। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। लाहौर, है ना, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है तो लाहौर, सिपालगंज, कान्याकुब्ज, अमृतसर। और सामने ये दिया है राग दरबारी, झूठा सच उसने कहा था, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ पे देखिए लाहौर, झूठा सच, सिपालगंज, राग दरबारी, कान्याकुब्ज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, या गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। तो बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। ये धनिया ने कहा था कि जो बड़े आदमी उनको अपनी नाक प्यारी हो सकती है बट हमें नहीं है। ये गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी हैं, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, है ना, मेहता, मालती, राय साहब। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में मिलता है? तो ये तमस में। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुआ जो सांप्रदायिक तनाव है और उससे जुड़ी जो क्रूरताएं हैं उसका अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस जो है कि 1973 में उपन्यास लिखा गया भीष्म साहनी के द्वारा। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्रमशः प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, राग दरबारी, झूठा सच, जिंदगीनामा। तो यहाँ पे हमें देखना है झूठा सच यशपाल द्वारा 1958 और 60, यानी जो झूठा सच है पहला उसका प्रकाशन वर्ष 2 भागों में था, तो एक 1958 में, दूसरा 1960 में है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968 में है। मानस का हंस अमृतलाल नागर 72 में, जिंदगीनामा 79 में। तो ये सभी का क्रम ध्यान रखना है और सभी के उपन्यासकारों को भी ध्यान रखना है कि झूठा सच यशपाल का है, 2 भागों में है, 58 और 60 में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल और 1968, मानस का हंस अमृतलाल नागर 72 में, जिंदगीनामा कृष्णा सोबती 1979 में। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो डी नंबर है यानी 1, 4 अगर देखें तो सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो और उर्वशी, ये जो है सही उत्तर का चयन करना है ना। तो सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा नहीं है। सीमाएं टूटती उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं जो राग दरबारी के हैं, तो राग दरबारी के साथ इनका सीमा टूटता भी है। साथ ही कथा कहो उर्वशी इसके ये देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा एकदा नैमी सारड़, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि है। अज्ञे के उपन्यासकारों के या अज्ञे जी द्वारा जो उपन्यास है उनके पात्र कौन है? राधिका, सरस्वती, भुवन, प्रशांत। तो यहाँ पे देखिए अज्ञे के उपन्यासों के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती हैं। अज्ञे के 3 प्रमुख उपन्यास जो उनके पात्र शेखर एक जूनी, 2 भाग में, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव हैं। भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव अपने अपने अजनबी, सेल्मा और योके। तो यहाँ पे हमने कुल जो है कंप्लीट कर ली है 500 क्वेश्चन गद्य साहित्य संबंधी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप कंटिन्यूस इसे लगाते रहेंगे। हिंदी आवर प्राइड करके टेलीग्राम है, तो वो हिंदी आवर प्राइड करके टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी हो उसको आप वहाँ पे जाके डिस्कशन वाले ग्रुप में जुड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके तो इसको पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।